नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। स्पेशली हिस्ट्री में उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करते हैं कि जो हम लोगों को एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और अभी भी पूछा जा रहा है और इस साल पूछने की संभावना भी ज़्यादा है। देखिए, प्रश्न संख्या 1 हम लोगों को कह रहा है कि हड़प्पा वासियों के पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंध का वर्णन करें। हड़प्पा वासी जो थे उन लोगों का पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंध किस प्रकार था, इसके बारे में हम लोगों को इसमें पूछा जा रहा है। यह प्रश्न कभी कभार घुमा करके देता है कि हड़प्पा का अन्य देशों से संबंध कैसा था। ठीक है, दोनों का आंसर एक ही होगा लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका जो है वो अलग अलग है। ठीक है, देखिए, यदि हम लोग उत्तर में बात करें तो कह रहा है कि पश्चिमी एशिया विशेषकर मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा वासियों के व्यापारिक संबंध के अनेक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यदि बात करें तो पश्चिमी एशिया स्पेशली मेसोपोटामिया जो है इनके साथ हड़प्पा वासियों के साथ जो है बहुत अच्छा प्रकार से व्यापारिक संबंध था। इसके बहुत सारे प्रमाण भी मिले हैं और भी बहुत सारे यूरोपीय देश है और हम लोगों का पश्चिम एशियाई देश है जिनके साथ व्यापार होता था। इसके बारे में भी बहुत सारा प्रमाण मिला है, तो उसी के आधार पर जो है हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। कह रहे कि यह व्यापार जल एवं स्थल दोनों मार्ग से होता था। यदि हम लोग बात करें तो व्यापार जो होता था ये जल और स्थल मार्ग दोनों प्रकार से होता था। निम्नांकित पुरातात्विक साक्ष्य पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करता है। कुछ हम लोगों को साक्ष्य मिला है, वही साक्ष्य जो है व्यापारिक संबंध की पुष्टि करता है। जैसे हम लोगों को बताया जा रहा है कि हड़प्पा वासियों के शिल्प कार्य के लिए बलूचिस्तान और ईरान से चांदी आता था। यदि हम लोग शिल्प कार्य के बारे में बात करें तो बलूचिस्तान और ईरान इन दोनों जगह से चांदी आता था। सीसा मुख्यतः ईरान और अफगानिस्तान से आता था। यदि बात करें सीसा का तो सीसा जो है वो ईरान और अफगानिस्तान इन दोनों जगह से आता था। ठीक है, आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि हड़प्पाई बाट, मोहरे, पासे तथा मनके पश्चिमी देशों के कई स्थानों से मिले हैं जो हड़प्पा के साथ सुदूर देशों के संपर्क की ओर संकेत करते हैं। यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर कह रहा है हड़प्पाई बाट, मोहरे, पासे तथा मनके पश्चिमी देशों के कई स्थानों से मिले हैं। ठीक है, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि उन लोगों के साथ संपर्क था और संपर्क होने के कारण जो है वहाँ पर भी ये सब मिला है। ठीक है, तीसरा हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मेसोपोटामिया से प्राप्त कई प्रलेखों में मगन तथा मेलुहा यानी जो हड़प्पाई क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त होता था वहाँ से लाए गए उत्पादों की चर्चा है। इन उत्पादों में प्रमुख थे लाजवर्द मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार के लकड़ियाँ। ठीक है, आगे हम लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि तांबे को संभवतः ओमान से लाया जाता था। यदि तांबा का बात किया जाए तो तांबा जो है ओमान से लाया जाता था। रासायनिक अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि हड़प्पा तथा ओमान के बर्तनों में निकेल के जो अंश पाए गए हैं उनका उद्भव एक ही है। देखिए, ओमान नाम का जो स्थान है और हड़प्पा, तो इन दोनों स्थान पर जो बर्तन मिले हैं और उस बर्तनों में जो निकेल का अंश पाए गए हैं वो बिल्कुल समान है। ठीक है, जिससे पता चलता है कि इन दोनों का उद्भव जो है एक ही जगह पर हुआ है। आगे कह रहा है ओमान में एक हड़प्पाई जार प्राप्त हुआ है जिस पर काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ी हुई है। ओमान में जो है एक हड़प्पाई जार भी मिला है जिस पर जो है काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ी हुई है। यह हड़प्पा वासियों के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध को दर्शाता है और हम लोग कह सकते हैं कि ये परत जो है या तो फिर ये मिट्टी का जो बर्तन है ये क्या हुआ है कि व्यापारिक संबंध को दर्शाता है, इसी के कारण वहाँ पर मिला है। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि हड़प्पा के मोहरों में पानी, जहाज़ों एवं नाव के चित्र मिलते हैं। ये उनके समुद्री व्यापार की ओर संकेत करता है। यदि बात करें हड़प्पा के मोहर पर तो पानी के जहाज और नाव का भी चित्र मिला है जो ये बताता है कि समुद्र व्यापार वो लोग करते थे। मेसोपोटामिया के प्रलेखों में भी मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है और यदि हम लोग हड़प्पा के प्रलेख मतलब हड़प्पा में जो भी मिला है लिखा हुआ दस्तावेज उसमें यदि देखें तो उसमें मेलुहा शब्द का इस्तेमाल किया गया है हड़प्पा के लिए और उसको नाविकों का देश भी कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न जो एग्ज़ाम में ये भी बहुत बार आया हुआ है और इस बार भी आने की संभावना है वो है, क्या आप इस तर्क से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों
की जल निकास प्रणाली योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर के कारण बताइए, ऐसा प्रश्न देता है। या फिर प्रश्न कभी कभार देता है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर योजना का प्रमुख विशेषता था उसके बारे में बोला गया है। कभी कभार इस प्रश्न को घुमा करके देता है कि मोहनजोदड़ो की नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशिष्टताओं का उल्लेख करें। जो मोहनजोदड़ो की नगर निर्माण योजना है इसके विशिष्टताओं का भी वर्णन करने के लिए देता है। ठीक है, यदि हम लोग इसका उत्तर को पढ़ें तो कुछ इस प्रकार दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली और नगर योजना हड़प्पा के शहरों की जल निकासी प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है। वहाँ का जो जल निकासी का जो प्रणाली थी, इससे बिल्कुल हम लोगों को पता चलती है कि वो सभ्यता जो थी एक नगर योजना सभ्यता थी। तो किस प्रकार से, तो देखिए इसके लिए हम लोगों को और भी कुछ दिया गया है। देखिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि शहरों के नक्शे को देखने पर जान पड़ता है कि सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति से बनाया गया था और वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। तो हम लोग यदि देखें तो जो भी सड़क थी या जो भी नालियाँ थी उसको देख करके पता चलता है कि ये जो है एक ग्रिड पद्धति से बनाया गया था और वो जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जैसे कि ये एक सड़क है तो सड़क के नीचे अंडरग्राउंड नालियाँ होती थी, फिर इस प्रकार से जो है और एक सड़क जाती थी और इसके नीचे भी अंडरग्राउंड नालियाँ होती थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हर एक सड़क जो है जहाँ पर काटती है वहाँ पर समकोण बनाती है। तो इस प्रकार से जो है उसको बनाया गया था। नालों का निर्माण हड़प्पाई शहरों की सबसे अनूठी विशिष्टता है। यदि बात करें तो नालों का निर्माण जो है हड़प्पाई शहरों का सबसे अनूठी विशिष्टता था। ये स्वयं में इस बात का प्रमाण है कि सिंधुवासी नियोजित जल निकासी प्रणाली की ओर अपनाए हुए थे। यदि हम लोग बात करें तो सिंधुवासी, हड़प्पा को ही कहा जाता है सिंधु सभ्यता। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सिंधुवासी जो थे वो नियोजित जल निकास प्रणाली को अपनाए हुए थे। ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोगों को बताया जा रहा है कि शहरी बनावट को देखने से ऐसा जान पड़ता है कि पहले नियोजित ढंग से नालियों के साथ उनके निकट आवास का निर्माण किया गया था। देखिए उनका जो मैप को यदि देखें तो मैप को देख करके पता चलता है कि पहले क्या किया गया था, अच्छे ढंग से नालियों को बनाया गया था, उसके ऊपर सड़क को बनाया गया था और उसके बाद फिर जा करके घरों को मतलब रहने के लिए आवास का निर्माण किया गया था। यदि घरों के गंदे पानी को शहर की नालियों से जोड़ता था, जो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार, देखिए जितने भी घर थे उस घरों में हम लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि हर एक घर का जो एक दीवार जो था वो सड़कों के साथ सटा होता था, क्योंकि सड़कों के नीचे ही अंडरग्राउंड नालियाँ होती थी। ठीक है, तो घर का जो भी पानी था उस सभी पानी जो है वो कहाँ चली जाती थी, नालियों में चली जाती थी। ठीक है, आगे हम लोगों को बताया जा रहा है इसमें कि मोहनजोदड़ो नगर लगभग 1 मील में विस्तृत था। इसके चारों ओर सुरक्षा हेतु 4 दीवारी का निर्माण किया गया था। ठीक है, कह रहा है कि ये 1 मील विस्तृत था, 1 मील फैला हुआ था और इसके चारों ओर सुरक्षा के लिए 4 दीवारी भी बनाया गया था और ऐसा व्यवस्था हड़प्पा में भी थी। जिस प्रकार मोहनजोदड़ो में की गई थी सेम टू सेम उसी प्रकार हड़प्पा में भी थी। मोहनजोदड़ो में सार्वजनिक प्रयोग के लिए विशाल माल गोदाम और एक विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो में यदि बात करें तो एक सार्वजनिक क्या मिला है, सार्वजनिक स्नानागार भी मिला है और एक विशाल माल गोदाम भी मिला है जिसका उपयोग जो है सार्वजनिक प्रयोग के लिए मतलब सभी लोगों के प्रयोग के लिए किया जाता था। आगे कह रहा है नगर में व्यवस्था एवं सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। यदि बात करें तो जो नगर था उसमें स्वस्थ एवं सफाई दोनों का बहुत अधिक ध्यान दिया जाता था। ठीक है, देखिए और एक प्रश्न है जो एग्जाम में बहुत बार आया है, ये भी वो है कि अशोक ने बौद्ध धर्म एवं धर्म प्रचार के लिए क्या क्या उपाय किया, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। यह कभी कभार जो है प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करके कुछ इस प्रकार पूछा जाता है कि अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत करें, कि अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है क्या क्या काम किए थे उसको बताना है। तो दोनों टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है, आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम लोग आंसर में बात करें तो आंसर कुछ इस प्रकार है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की विविध दीक्षा ली थी या नहीं, इसका कोई प्रमाणिक ऐतिहासिक विवरण नहीं है। देखिए यदि बात करें तो अशोक ने बौद्ध धर्म का वास्तविक रूप से दीक्षा लिया था या नहीं लिया था, इसका किसी पर अभी तक विवरण नहीं है, इस पर मतलब किसी पर लिखा नहीं है।
परंतु कलिंग विजय के बाद उसने हिंसा का परित्याग अवश्य किया था। तत्पश्चात अहिंसा, सदाचार, उसके बाद जीवदया तथा लोक कल्याण कार्यों के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। देखिए उसके बाद फिर जब कलिंग युद्ध होता है तो कलिंग युद्ध के पश्चात उन्होंने क्या किया कि हिंसा को बिल्कुल त्याग दिया। ठीक है, उसके बाद अहिंसा के रास्ते पर चला, सदाचार के रास्ते पर चला, उसके बाद जीवों को दया दिखाने लगा, लोगों का कल्याण के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और खुद को जो है इसी काम के लिए क्या कर दिया, पूर्ण रूप से समर्पित भी कर दिया। साथ ही साथ कह रहा है कि उसने तत्कालीन सभी धर्मों के सारभूत अच्छे तत्वों को सम्मिलित कर एक नवीन धर्म मार्ग का प्रवर्तन किया, जिसे अशोक का धर्म कहा जाता है। तो उस टाइम जितने भी धर्म थे उन सभी धर्मों में जो जो अच्छी बातें थे उन सभी को अपने एक नए धर्म के रूप में, जो वो तो मतलब ऐसे बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, परंतु यदि बात करें तो बाकी जितने भी धर्म थे उन सभी धर्मों में जो जो अच्छी चीज़ थे उन सभी को एकत्रित किए और एक नया नियम कानून बनाया जिसका नाम दिया धम्म। ठीक है, उसने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया और उन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म को जो है राजधर्म घोषित कर दिया और इस धर्म को विश्व धर्म बनाने का बृहत उद्योग भी किया। देखिए उसके बाद फिर इस धर्म को ही उन्होंने क्या किया कि प्रयास किया कि विश्व में सभी लोग इस धर्म को अपना ले। इसके लिए बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए उसने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को लंका भेजा था और इसी के लिए उन्होंने क्या किया कि इस धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपना पुत्र जिसका नाम था महेंद्र और अपनी पुत्री जिसका नाम था संघमित्रा, इन दोनों को लंका भेजा था। उसने बौद्ध धर्म को शिक्षाओं और उपदेशों को शिलालेख और स्तंभ पर उत्कीर्ण कराया। उसने बौद्ध धर्म की जो भी शिक्षा थी या तो फिर जो भी उपदेश था उन सभी को शिलाओं में मतलब पत्थरों में और स्तंभों पर क्या किया, उत्कीर्ण करवाया मतलब छपवाया। ठीक है, आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि उसके पंचम शिलालेख में उल्लेख मिलता है कि उसने धर्म की स्थापना, सर्वधर्म सौहार्द की स्थापना एवं धर्म कार्य के संलग्न लोगों की सुख सुविधाओं के लिए धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी। और इसके बाद फिर वो इस बात का भी ध्यान देते थे कि बाकी जो भी धर्म है उन लोगों को भी किसी प्रकार से नुकसान ना हो, वे लोग भी सुख सुविधाओं से रह सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, धर्म महामात्र का भी नियुक्ति किया था। ठीक है, उसी के साथ हम लोगों को आगे बताया जा रहा है कि अशोक द्वारा स्थापित स्तंभों एवं शिलालेखों पर उत्कीर्ण लेखों से उसके राज्यकाल के सुशासन, उनके द्वारा धर्म प्रचार और धार्मिक सहिष्णुता की वृद्धि के लिए किए गए प्रयासों का प्रामाणिक विवरण भी प्राप्त होता है। और उसके बाद फिर अशोक ने जो भी चीज़ों को लिखवाया था, उत्कीर्ण करवाया था शिलालेखों में या तो फिर स्तंभों में, उन सभी में जो है उनका राज्य में किस प्रकार का सुशासन व्यवस्था था, किस प्रकार धर्म प्रचार किया था और बाकी धर्मों के साथ उनका व्यवहार किस प्रकार था, ये सारा का सारा पता चलता है। कह रहा है कि उसने स्वयं धर्म यात्रा की तथा धर्म की सिद्धांतों का कठोरतापूर्वक अनुपालन कर प्रजा के समक्ष श्रेष्ठ आदर्श रखा। और इसके बाद धर्म के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने क्या किया कि लोगों को दिखाने का प्रयास किया, जिससे लोग उनके और काफ़ी अच्छी तरीके से प्रभावित भी हुए। बहुत सारे लोगों ने इस धर्म को अपना भी लिया था। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों को कह रहा है कि उसने अनेक लोक कल्याणकारी कार्य किए। उन्होंने बहुत सारे लोगों के अच्छे के लिए काम किए, सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगवाए, पशु चिकित्सालयों की व्यवस्था की, पशु बलि पर रोक लगा दिया और इसके बाद सदाचार और नैतिकता पूर्ण जीवन यापन के लिए प्रजा को प्रेरित किया। और उसके बाद फिर नीति के रास्ते पर चल करके लोगों को प्रयास किया कि लोग भी इसी नीति पर चले और अनेक राज्य देशों के माध्यम से उसने राज्य अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रजा के प्रतिवादों को सुनने, उनका समाधान करने, प्रजा की सेवा में सदा सतर्क रहे और तत्पर रहने के निर्देश दिए। और उसके बाद फिर उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिए कि जितने भी लोग रहते हैं उनके राज्य में उन सभी का सेवा हो, उन लोगों का जो भी समस्या है उनका सुना जाए, उनका समाधान किया जाए। ठीक है, और हमेशा सतर्क रहे, मतलब सतर्क नहीं तत्पर रहे कि लोगों में जिस प्रकार से मतलब जो भी समस्या है उसका समाधान हो इसके लिए। ठीक है, उसने इस कार्य के कारण भी जनमानस का रुझान बौद्ध धर्म की ओर हुआ और जिसके कारण क्या हुआ कि लोगों का रुझान मतलब लोगों का यदि बात करें लोगों का मन एक तरीके से बौद्ध धर्म की ओर झुकने लगा। उसने कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा सारनाथ आदि स्थानों पर बौद्ध विहार एवं मठों की स्थापना करवाई और उसके बाद फिर
उन्होंने कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, सारनाथ इन सभी जगहों पर बौद्ध विहार और मठों का मतलब बौद्ध साधुओं के, संतों के रहने के लिए जो स्थान होता है उसका स्थापना करवाया। उसी के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध महासभा संगति का भी आयोजन हुआ और उन्हीं के समय जो है जो बौद्ध का तृतीय महासभा जो है उसका आयोजन किया गया था। और अशोक ने बौद्ध धर्म को व्यापक और चिरस्थायी बनाने के लिए जितना अधिक प्रयास किया वैसा प्रयास किसी अन्य सम्राट ने नहीं किया। देखिए, सम्राट अशोक ने इस धर्म को जितना ज़्यादा जो चिरस्थायी बनाने का प्रयास किया उतना शायद ही कोई सम्राट किया होगा, शायद कोई किया ही नहीं है। यही कारण है कि बौद्ध साहित्य में उसकी भूरिश प्रशंसा की जाती है और इसी के कारण जितने भी बौद्ध साहित्य है उन सभी में जो है इनका बहुत ही अधिक प्रशंसा की जाती है। ठीक है, देखिए और एक प्रश्न है हम लोगों का जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ, इसी के कारण इसको मैं बाद का वीडियो में बता दूंगा आप लोगों का। ठीक है, क्योंकि ये अच्छे से नहीं आ रहा है। खैर, तो ऐसे ही यदि आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।